हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज जिस केस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उस केस का नाम है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो ये केस अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क केस है जिसने हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को क्रिमिनल फ्री बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो जानते हैं इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का क्या हिस्टोरिक जजमेंट आया इस केस में और उसके बाद में क्या इम्पैक्ट्स हुए, उन सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। तो चलिए केस को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे पिटिशनर लिली थॉमस कौन थी। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो शी वॉज ए वेरी रेप्यूटेड लॉयर ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत रेप्यूटेड एडवोकेट थी सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने जब ये PIL बेसिकली फाइल की थी इन द फॉर्म ऑफ रिट पिटिशन, तब उनकी एज थी 78 ईयर्स, राइट। तो एट द एज ऑफ 78 उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन फाइल की थी और उनका साथ दिया था एक NGO ने जिसका नाम है लोक प्रहरी। तो यहाँ पे दो पिटिशंस बेसिकली फाइल की गई थी जिनको कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तब मर्ज कर दिया था। दो बार इनकी पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। जब जस्टिस लाहौटी की बेंच सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस लाहौटी ने एक्सेप्ट नहीं किया था इनकी पिटिशन को दो बार, लेकिन फिर उन्होंने अपनी पिटिशन को और इम्प्रूव किया और उसके बाद जब थर्ड टाइम में इनकी पिटिशन को एक्सेप्ट कर लिया गया और सुप्रीम कोर्ट की दो जजेस की बेंच को इनके केस को एलोकेट कर दिया गया। तो अब जरा बात करते हैं कि केस किस बारे में था, इस केस के फैक्ट्स क्या थे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं किसके बारे में। सबसे पहले हम एक छोटा सा बैकग्राउंड जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल्स मिलेंगे। एक आर्टिकल है आर्टिकल 102 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा है आर्टिकल 191 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 102 का जो क्लॉज 1 है और आर्टिकल 191 का जो क्लॉज 1 है, इसको आपको देखना है। आर्टिकल 102 बेसिकली बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। ये बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होंगे उनकी क्या डिस्क्वालिफिकेशंस है उसके बारे में किसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। मैं आप लोगों को चाहूंगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का बैराक्ट ओपन करके एक बार जरूर इन डिस्क्वालिफिकेशंस को पढ़ें। इनमें से अगर मैं कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो इनमें से कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है, जैसे कि अगर कोई पर्सन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, या फिर वो अनसाउंड माइंड हो, या फिर वो कॉम्पिटेंट ना हो, राइट। अनसाउंड माइंड हो या कोर्ट ने कॉम्पिटेंट डिक्लेयर ना कर रखा हो, या फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता हो। दीज आर सम ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस। आपको थोड़ा सा एक आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये डिस्क्वालिफिकेशंस है जो किसमें लिखी हुई है, आर्टिकल 102 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। लेकिन ये किसके लिए है, ये लोकसभा एंड राज्यसभा के लिए, हाउस ऑफ द पीपल एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट के लिए आर्टिकल 102 है। तो अगर किसी को बेसिकली MP के इलेक्शन में MP का इलेक्शन लड़ना है या राज्यसभा का अगर मेंबर बनाया जा रहा है तो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ये डिस्क्वालिफिकेशंस जो हैं वो चेक की जाएंगी। ये डिस्क्वालिफिकेशंस जो हैं ये चेक की जाएंगी, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं यहाँ पे आर्टिकल 191 की, तो आर्टिकल 191 के क्लॉज में डिस्क्वालिफिकेशंस लिखी हुई हैं कुछ उसी तरीके से जो डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 102 में लिखी हुई है। जैसे कि कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, या फिर कोई प्लेस ऑफ प्रॉफिट जो है वो बेसिकली होल्ड करता हो, राइट। एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं होल्ड करता हो, या फिर कोर्ट ने डिक्लेयर कर रखा हो कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं बन सकता। ऑल राइट, ये बात समझ में आ गई। तो ये प्रोविजन है किसमें, ये प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये प्रोविजन किसमें है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम एक लॉ के बारे में बात करते हैं। जो लॉ कौन सा है, लॉ का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 है, उसमें उसके चैप्टर 3 में देयर आर टू सेक्शंस, ठीक है। वो दो सेक्शंस कौन से हैं, एक सेक्शन है सेक्शन 7 और दूसरा सेक्शन है सेक्शन 8। अब देखिए सेक्शन 7 जो है ये बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन की। कौन सी डिस्क्वालिफिकेशन, वो डिस्क्वालिफिकेशन जो MPs पे MLAs पे एप्लीकेबल होती है। तो डिस्क्वालिफिकेशन वर्ड को डिफाइन कर रखा है किसमें, क्लॉज B ऑफ सेक्शन 7 ने। तो क्लॉज B ऑफ सेक्शन 7 ने इसे डिफाइन कर रखा है। और अगर अब यहां पे हम बात करते हैं किसकी, यहां पे अगर हम बात करें सेक्शन 8 की, तो इस सेक्शन 8 में क्या लिखा हुआ है ये जरा देख लेते हैं। तो ये जो बेसिकली सेक्शन 8 है, इस सेक्शन 8 में लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस।
तो डिस्क्वालिफिकेशन किसमें डिफाइंड है? सेक्शन 7 में डिस्क्वालिफिकेशन डिफाइंड है। ऑलराइट, एंड सेक्शन 8 में क्या कवर्ड है? तो सेक्शन 8 में ये कवर्ड है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो उसमें जो कन्विक्शन होगा उसके बारे में लिखा हुआ है। नाउ अब देखिए सेक्शन, अगर इसका हम सेक्शन 8 का क्लॉज 1, 2, 3 देखते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ है, ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन एंड शैल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर द फर्दर पीरियड ऑफ 6 years पोस्ट हिज और हर रिलीज। तो यहां पे ये बोल दिया गया है कि अगर कोई पर्सन जो है वो अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है, एमपी एमएलए बनना चाहता है, या उसे मेंबर बनाया जा रहा है राज्यसभा का या विधान परिषद का, गेटिंग माय पॉइंट, अपर हाउस ऑफ द पीपल और लेजिस्लेटिव काउंसिल, या फिर उसे बनाया जा रहा है हाउस ऑफ द पीपल का मेंबर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, तो मेंबर बनाने से पहले हम ये देखेंगे दैट दैट पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन एंड शैल कंटिन्यू टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 6 years पोस्ट हिज और हर रिलीज। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है जिसको हमें समझना है कि अगर एक पर्सन ऑलरेडी एमपी है या एमएलए है, किसी स्टेट में है या फिर वो लोकसभा राज्यसभा में है, और अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया, किसी कोर्ट ने उसके अगेंस्ट में जजमेंट दे दिया है किसी सीरियस ऑफेंस में, किसी क्रिमिनल केस में, तो तब क्या होगा? तो क्या वो एग्जिस्टिंग जो एमपी या एमएलए है वो कंटिन्यू कर पाएगा? वो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर पाएगा? तो इसके लिए एक सेक्शन है, सेक्शन 8, और सेक्शन 8 का क्लॉज 4 स्पेसिफिकली जिसको चैलेंज किया गया था इस केस में। ये बात समझिएगा, इस सेक्शन 8 क्लॉज 4 को चैलेंज किया गया था इस केस में, और यही कहा गया था कि ये जो सेक्शन है ये सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, स्पेसिफिकली सेक्शन 8 का क्लॉज 4। वो कैसे? क्योंकि ये सेक्शन प्रोटेक्शन दे रहा था सिटिंग एमपी और एमएलएज को, प्रोटेक्शन दे रहा था कि अगर किसी एमपी और एमएलए के अगेंस्ट में कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है, तो उस सिचुएशन में वो कंटिन्यू कर सकता है अपनी प्रोफाइल को, अगर कन्विक्शन के 3 महीने के बाद उसने अपील फाइल कर दी है, कन्विक्शन के 3 महीने के अंदर अगर हायर कोर्ट में अपील फाइल कर रखी है। तो मान लीजिए अगर सेशन कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है, फिर हाई कोर्ट में अगर अपील फाइल कर रखी है, हाई कोर्ट ने भी कन्विक्ट कर दिया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर रखी है, तो मतलब वो अपनी प्रोफाइल को सिटिंग एमपी एमएलए जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। ये बात समझ में आई आपको? अब जरा आप एक कंपैरिजन कीजिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में क्या देखा? हम जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स देख रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हमने कुछ आर्टिकल्स अभी देखे थे। एक आर्टिकल देखा हमने आर्टिकल 102 और दूसरा आर्टिकल देखा आर्टिकल 191, और ये 2 आर्टिकल्स हमें ये बता रहे थे कि कोई पर्सन जो है वो अगर पार्लियामेंट का मेंबर बनना चाहता है तो हम उसकी डिस्क्वालिफिकेशंस को भी चेक करेंगे अंडर आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191। लेकिन यहां पे अगर आप इस एक्ट को देखेंगे, बेसिकली कौन से एक्ट को देखेंगे, अगर आप यहां पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 को देखेंगे, तो दिस एक्ट was basically giving protection to the sitting MP MLAs। तो हमारे पास 2 कैटेगरी बन गई है, इस बात को समझिएगा। एक वो लोग जो MP MLA बनना चाहते हैं, तो उन्हें पहले किस टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा? आर्टिकल 102 एंड आर्टिकल 191 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरे वो जो ऑलरेडी MP या MLA हैं, लेकिन जो ऑलरेडी MP या MLA हैं उनके लिए 6 years का प्रोविजन जरूर था सेक्शन 8 में, लेकिन सेक्शन 8 में एक एक्सेप्शन भी गिवन था, और एक्सेप्शन क्या था कि अगर उन्होंने अपील फाइल कर रखी है तो वो अपनी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल पे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपील फाइल कर दी है 3 महीने के अंदर। और इसी बात को चैलेंज किया गया था इस रिट पिटिशन में। ठीक है, मैंने आपको बताया लिली थॉमस और उनके साथ में लोक प्रहरी जो एक एनजीओ थी, वो उनके साथ में जुड़ के उन्होंने यहाँ पे ये पिटिशन फाइल की थी। और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट फाली एस नरीमन जो थे, उन्होंने लिली थॉमस के बिहाफ पे इस केस को सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट पिटिशनर के बिहाफ पे मैंने आपको बताया फाली एस नरीमन जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने इस केस को लड़ा, और लिली थॉमस और साथ में एस एन शुक्ला कौन थे? जनरल सेक्रेटरी ऑफ लोक प्रहरी एनजीओ।
ठीक है। और उन्होंने बेसिकली किसका रेफरेंस दिया? उन्होंने रेफरेंस दिया आर्टिकल 102 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 191 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अपनी पिटिशन में ये कहा, पिटिशनर की साइड से ये कहा गया अपनी पिटिशन में कि जो आर्टिकल 102 एंड 191 में जो डिस्क्वालिफिकेशन है, वो डिस्क्वालिफिकेशन दोनों के लिए है। जो सिटिंग एमपी एमएलएज हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है, और जो एमपी एमएलएज बनना चाहते हैं उनके लिए भी ये डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल है। तो दिस डिस्क्वालिफिकेशन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ। अगर आप एक स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हो सिटिंग एमपी और एमएलएज को, सिटिंग एमपी और एमएलएज को अगर आप एक स्पेशल प्रिविलेज दोगे तो ये तो गलत है, ये तो फिर इक्वालिटी नहीं है। ठीक है। और यहां पे उनकी साइड से रेफरेंस भी दिया गया किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस साका वेंकटा राव, इस केस का रेफरेंस भी दिया गया। और ये कहा गया कि अगर आर्टिकल 191 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उस इंटरप्रिटेशन में सिटिंग मेंबर्स और जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन दोनों के ऊपर ये आर्टिकल इक्वली एप्लीकेबल होता है। ठीक है। और इसीलिए कहा गया कि सेक्शन 8 का क्लॉज 4 जो है दिस वॉयलेट्स, ये कॉन्ट्रावेंशन करता है किसका? क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 102 एंड 191 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए इस सेक्शन 8 के क्लॉज 4 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए क्योंकि ये आर्बिट्रेरी है और ये डिस्क्रिमिनेटरी है, और इसलिए ये वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट दिए गए उनकी तरफ से। अब जानते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट दिया गया। तो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट दिया गया उस आर्ग्यूमेंट के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट दिया गया। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया के बिहाफ पे केस को किसने रिप्रेजेंट किया था। तो श्री सिद्धार्थ लूथरा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एंड पारस कुहाड़, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया के बिहाफ पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस केस को प्रेजेंट किया था। और बेसिकली इन्होंने ये कहा था कि सेक्शन 8 के क्लॉज 4 की वैलिडिटी को अपहेल्ड किया जाना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने एक पुराने केस का रेफरेंस भी दिया, जो केस था बेसिकली के प्रभाकरन वर्सेस पी जयरंजन, और इस केस का रेफरेंस दिया। और इन्होंने कहा कि इस सेक्शन 8 के क्लॉज 4 का पर्पस जानिए। इन्होंने कहा कि इस सेक्शन का पर्पस ये है कि अगर इस तरीके से सिटिंग एमपी और एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो सिचुएशन में मेजॉरिटी तो रहेगी ही नहीं पार्लियामेंट में, ना पार्लियामेंट में रहेगी ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रहेगी। क्योंकि इमेजिन कीजिए कि अगर एक स्टेट में इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन के बाद जो रूलिंग पार्टी है उनके पास 105 सीट्स आई हैं उनकी, ठीक है, 105 सीट्स उन्हें मिली है आउट ऑफ 200, और उन्होंने गवर्नमेंट बना ली है। और उसके बाद कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया है उनके 10 एमएलएस को। 10 एमएलएस को मान लीजिए अगर कन्विक्ट कर दिया है तो उनके पास अब सिर्फ 95 सीट्स रहेंगी, तो वो तो मेजोरिटी में ही नहीं रही। और उसके बाद में क्या होंगे? उसके बाद में बाय इलेक्शन होंगे। तो इस तरीके से हाउस, गेटिंग माय पॉइंट, के पार्लियामेंट में आप किस तरीके से गवर्नमेंट को मेंटेन करोगे? ऐसे तो सरकारें गिर जाएंगी। गवर्नमेंट को पार्लियामेंट में मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। और इसलिए कि पार्लियामेंट में जो रिक्वायर्ड मेजॉरिटी है वो बनी रहे, इसीलिए इस प्रोटेक्शन को दिया गया है। और ये कहा गया कि बाद में अगर अपील में अगर हायर कोर्ट ने लोअर कोर्ट के जजमेंट को चेंज कर दिया तो फिर क्या होगा? बाय इलेक्शंस करवाने होंगे, उसकी कॉस्ट अलग होगी, और उसका जो ओवरऑल पॉलिटिकल इंपैक्ट पड़ेगा वो बहुत बुरा होगा। तो ये आर्ग्यूमेंट दिए गए थे किसकी तरफ से? ये आर्ग्यूमेंट दिए गए थे यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से। ठीक है। तो ये कहा गया था कि इस सेक्शन का जो क्लॉज 4 है इसका पर्पस है टू प्रोटेक्ट द हाउस। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करने से पहले एक आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, उस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग ऐसे ही मेरे साथ और केसेस पढ़ना चाहते हो, लैंडमार्क केसेस पढ़ना चाहते हो, या फिर अगर आप लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को, और चैनल का नाम है जुडिशरी एग्जाम 360। सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस चैनल पे मैं डेली आप लोगों के साथ लैंडमार्क केसेस डिस्कस करता हूं,
और जुडिशरी की बहुत सारी प्रिपरेशन होती है इस चैनल पे, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप फ्री क्लासेस जुडिशरी प्रिपरेशन की इस यूट्यूब चैनल पर ले सकते हैं और बहुत सारे लैंडमार्क केसेस, बहुत सारे रिविजन लेक्चर्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर्स को भी यहाँ पे आप अटेंड कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप किसी और सब्जेक्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, किसी और कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप लोग अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। और अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन, चाहे वो जुडिशरी का हो या किसी और कोर्स का, अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे आप लेते हैं, तो उसके लिए आप ये मेरा कोड यूज कर सकते हैं, एंड माई कोड इज SAVY10। इस कोड को यूज करने पे आपको 10% ऑफ मिलता है ऑन परचेज ऑफ एनी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म जो है ये बेसिकली एक पेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सारे कोर्सेज, सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, लाइव और रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हो। तो सिंपली आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको मेरा ये कोड यूज करना है। ये कुछ अनअकैडमी प्लस के एडवांटेजेस हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, स्टडी प्लानर है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, अनलिमिटेड एक्सेस है और टेस्ट एनालिसिस भी आपको यहाँ पे मिलता है। ये अनअकैडमी प्लस के प्राइसिंग प्लान है जो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। आपको मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पे आप क्लिक करके अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे मुझे फॉलो कर सकते हो। अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे भी मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं जिससे आपको बहुत बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। आप अपने नॉलेज को और इनहांस कर सकते हो और बहुत सारी नई नई चीज़ें आप सीख सकते हो। अनअकैडमी पे बेसिकली 3 तरह की क्लासेस होती हैं। एक वो क्लास जो यूट्यूब पे होती है, वो पूरी तरीके से फ्री होती है, जो आप डेली अटेंड कर सकते हो। इसके साथ साथ अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे भी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं जिसके लिए यू वोंट हैव टू पे एनीथिंग, ऑलराइट, और उसके लिए भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हो। और तीसरा, अगर आप अनअकैडमी प्लस के ऊपर कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हो जिसमें आप लाइव क्लासेस और पेड क्लास, जिसमें आप लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो, तो उसके लिए अगर आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन। स्पेशल क्लास के बारे में मैंने आपको बताया जो कि अनअकैडमी लर्नर्स ऐप पे होती है। ये मेरी क्लास पूरी तरीके से फ्री होती है, आप में से कोई भी अटेंड कर सकता है। सिंपली आपको एक काम करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक है उस पर क्लिक करके मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पर जाके मुझे वहाँ फॉलो कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ टेलीग्राम पे आप मेरे साथ कहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, तो टेलीग्राम पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ, संयोग व्यास जुडिशरी। टेलीग्राम पे जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ मैं आपको मिल जाऊँगा। तो यहाँ हम लोग बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं, बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं अबाउट अपकमिंग वीडियोस। ऑलराइट एवरीवन, तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अब चलिए वापस केस के ऊपर आते हैं। तो वापस केस के ऊपर आते हैं और अब बात करते हैं कि दोनों पार्टीज की तरफ से अपनी अपनी आर्ग्यूमेंट आ गई थी। पिटिशनर की अपनी आर्ग्यूमेंट थी, रिस्पोंडेंट की अपनी आर्ग्यूमेंट थी, लेकिन अब जरा जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आया। तो सुप्रीम कोर्ट की यहां 2 जजेस की बेंच थी। लगभग अप्रॉक्स 8 साल लग गए थे इस केस का जजमेंट आने में। जब लिली थॉमस जी ने, जब उन्होंने ये पिटिशन फाइल की थी तब उनकी एज थी 78 ईयर्स, शी वॉज 78 दैट टाइम। और जब इस केस का जजमेंट आया तब उनकी एज थी 85th, राइट, शी वॉज 85 ईयर्स ओल्ड जब इस केस का जजमेंट आया। तो लगभग 7 से 8 साल इस केस के जजमेंट में लग गए थे। और सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच थी, AK पटनायक एंड SJ मुखोपाध्याय। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ द RPA इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस सेक्शन को पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और ये बोल दिया कि अब जो डिस्क्वालिफिकेशन होगी वो दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगी, आइदर वो ऑलरेडी मेंबर है किसी भी हाउस का या फिर इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू मेंबर बनना चाहता है। और साथ ही साथ देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा दैट आर्टिकल 101 एंड 190 एक्सप्रेसली क्या करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं पार्लियामेंट को प्रोहिबिट करते हैं कि डिफर द डेट फ्रॉम विच द डिस्क्वालिफिकेशन विल कम इनटू इफेक्ट। पार्लियामेंट जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन की डेट को डिफर नहीं कर सकती। पहले डिफर कैसे किया जा रहा था, मैंने आपको बताया, पहले उसे डिफर किया जा रहा था 3 मंथ्स का टाइम देकर कि आप 3 महीने में अगर अपील फाइल कर दोगे तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे।
और साथ ही साथ ये कहा गया दैट पार्लियामेंट डजंट हैव द पावर टू मेक डिफरेंट लॉज फॉर ए पर्सन टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग चूजन और कॉन्टिन्यूइंग एज ए मेंबर। तो पार्लियामेंट जो है वो अलग अलग लॉ नहीं बना सकती। एक वो जो एमपी बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, उनके लिए अलग लॉ है, और एक वो जो एमपी एमएलए बन चुके हैं उनके लिए एक अलग लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं किया जा सकता। और उसके बाद में क्या डिस्क्वालिफिकेशन आई, तो उसके बाद में जो डिस्क्वालिफिकेशन आई उसके बारे में मैं बात करता हूं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी पॉलिटिशियन अगर कन्विक्ट हुआ है किसी क्रिमिनल केस में और जिसमें कन्विक्शन 2 साल या उससे ज्यादा टाइम का है, कन्विक्शन अगर 2 साल या उससे ज्यादा टाइम का है और वो पर्सन सिटिंग एमपी या एमएलए है, तो वो अगले 10 साल तक डिस्क्वालीफाई रहेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? अगले 10 साल तक वो डिस्क्वालीफाई रहेगा। तो डिस्क्वालिफिकेशन फिर 10 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे कर दिया। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिक जजमेंट था। ये सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्टोरिक जजमेंट था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन डाल दी, और ये उनके लिए भी एप्लीकेबल हो गई जो ऑलरेडी एमपी और एमएलए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ में ये भी कह दिया कि ये जजमेंट जो है ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल नहीं होगा। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, आगे की डेट से, मतलब प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ये जजमेंट जो है वो एप्लीकेबल होगा। उसके बाद में क्या हुआ, इस जजमेंट के बाद में बेसिकली यूपीए की जो गवर्नमेंट थी, यूपीए की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया जाए। तो एक ऑर्डिनेंस वो लेकर आए जिसका नाम था रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल सेकेंड अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन बिल 2013। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में उसको विड्रॉ कर लिया गया। कुछ पॉलिटिकल रीजंस माइट भी रहे होंगे जिसके बाद उस बिल को विड्रॉ कर लिया गया। लेकिन ये जजमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जजमेंट ने एक बहुत बड़ी फाउंडेशन रखी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को क्लीन करने के लिए, राइट। 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन को इसी जजमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया, और उसके बाद में बहुत से ऐसे पॉलिटिशियंस रहे जिन्हें कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, और उसके बाद बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं जो बाद में एमपी और एमएलए की प्रोफाइल जो थे वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। ऑल राइट, सो आई रियली होप आपको ये पूरा केस लॉ समझ में आ गया है, आपको सारे फैक्ट्स क्लियर हैं कि लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में क्या हुआ था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप और भी लैंडमार्क केसेस के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको बाकी लैंडमार्क केसेस का लिंक जो है वो दे दूंगा ताकि आप उन केसेस को भी देख सकें। इसके साथ साथ अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।